साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम कंटिन्यू बना करके अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में हम प्रतिदिन की भांति आज भी अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 2024 और 25 का जो मॉडल पेपर आया था ऑफिशियल, आज इसका अंतिम क्लास होगी। पूरा आज इसमें से सॉल्व करा दिया जाएगा और सभी साथी अपने कॉपी पे निकाल करके बैठ जाएंगे और आसानी से इसे देख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। अपने सभी साथियों के पास को शेयर कर देना और सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। आइए हम लोग इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको कराया था, आज का पार्ट 3 है और इसका अंतिम पार्ट होगा। तो अंतिम पार्ट में आज जितने भी प्रश्न होंगे वो 6 मार्क्स के थे प्रश्न, वो ही बचे हुए हैं। इनको हम लोग आज सॉल्व करते हैं आसानी से। कह रहे हैं एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमको बताना है। तो पहले कह रहा एक बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल मतलब जिसमें अधिक भवन हो। तो ये मान लो कि हमारे पास बहुमंजिल भवन है। इस बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8, जब ये शिखर है इसका, इस शिखर से हम लोग देखेंगे तो एक 8 मीटर ऊंचा कहीं भवन होगा। कह रहे 8 मीटर ऊंचे भवन। तो ये मान लीजिए कि 8 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, ये इसका शिखर है और ये इसका तल है। तो 8 मीटर इसके शिखर से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसके शिखर का उन अवनमन कोण और इसी के तल 8 मीटर ऊंचे भवन के तल का अवनमन कोण क्रमशः, इसको हम लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। और जो भी यहाँ अवनमन कोण बना है हम लोग बनाते हैं। अवनमन कोण यहाँ हमारा नेत्र है, नेत्र के सापेक्ष हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे और यहाँ जो कोण बनता है इसको हम लोग ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो ये हमारा 30 डिग्री का है और ये पूरा कंप्लीट ये कितना है, 45 डिग्री का। हम अवनमन कोण से कभी भी किसी भी ट्रायंगल में मान नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए अगर हमें अवनमन के साथ साथ इसका हम लोग उन्नयन कोण निकालते हैं। तो ये हमारा 30 डिग्री है। तो इसका एकांतर अंतः कोण, चूंकि ये और ये पैरेलल लाइन हो जाती है, तो ये इसका अवनमन कोण यानी एकांतर अंतः कोण को हम लोग क्या निकाल लेंगे, एकांतर अंतः कोण से भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये कंप्लीट है, कंप्लीट हमारा कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका उन्नयन कोण ज्ञात कर लेंगे। अब हमसे पूछा क्या, 30-45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी बहुमंजिल भवन तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और दोनों भवनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक को ज्ञात करना है। तो हम पहले मानेंगे कि माना, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक है 8 मीटर है भवन, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो गया। अब अगर हमें बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात करना है तो बस इतनी ऊंचाई और आ जाए और हम इसको इसमें ऐड कर दें तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो अगर हम इस दूरी को मान लेते हैं, सपोज करें कुछ भी मान लीजिए, और मान लें अगर x मीटर है और हम लोग इस भवनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना, y मीटर है। तो हमें y मिल जाए और x मिल जाए, तो y मिल जाएगा, दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी और x हो जाएगा तो x + 8, ये क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई होगी। अब हम इसका नाम दे रहे हैं a, इसको मान लीजिए हमारा क्या है b, और ये c, इसको हम d, और ये हमारा क्या हो जाएगा e। अब आपको देखने में 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। 2 राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एक हमारा a b और d है, पूरा बड़ा वाला कंप्लीट है। दूसरा हमारे पास क्या है, e c और d है। तो 2 छोटे ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना पड़ेगा। अच्छा ये y मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, y मीटर ही होगा। इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हमको जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेंगे, माना दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना है, y मीटर है, और c और d की दूरी कितना है, x मीटर हम लोग मान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। माना दोनों भवनों के बीच की दूरी, y मीटर तथा CD की लंबाई x मीटर है। अब हमें अगर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना होगा, ये पता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना है, B से लेकर D तक उसमें आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, एक छोटे वाला ऊपर, पहले इसके हम लोग लगाते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल,
इन ट्रायंगल ई सी और डी में जब हम इसमें बात करेंगे इन ट्रायंगल ई सी डी में, तो आपको पता है यहाँ थीटा है, थीटा सामने लंब और आधार हमें संबंध निकालना हो तो क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है, x है, आधार कितना है, y, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, x बाई कितना, y। हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो √3 का गुणा इधर कर देंगे तो √3 इंटू एक्स, वाई बराबर में √3 इंटू में x मीटर। लेकिन हमें y का मान तो चाहिए, लेकिन यहाँ x के रूप में आ रहा है, हमें x का मान रखना पड़ेगा तो y का मान आ जाएगा। y ही हमें दो भवनों के बीच की दूरी होगी। दूसरा हमारे पास ट्रायंगल जो है उसको यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी और डी, यानी बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है, 45 है, इसमें भी tan थीटा लगाओगे क्योंकि लंब और आधार में ही संबंध पता है आपको। लंब आप ध्यान रखना, लंब पूरा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, 8 यहाँ से यहाँ तक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा x, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 8 + x। और आधार कितना है, आधार y है, यहाँ लिखेंगे y। tan 45 का मान 1 होता है, और यहाँ 8 प्लस में x और बटे में क्या हो जाएगा y, और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो y = कितना हो जाएगा, 8 + x। अब यहाँ पर अगर हम लोग y का मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा, या फिर x का मान रखते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर y का मान यहाँ रखते हैं तो x का मान आता है, और x का मान यहाँ रखते हैं तो y का मान आ जाएगा आसानी से। तो इसको हम समीकरण 2 बना सकते हैं। समीकरण 2 बनाएंगे तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, आइए यहाँ रखेंगे तो y का मान कितना है, 8 + x, तो 8 प्लस में x, और यहाँ लिखा है √3 इंटू में x। इसको इधर ले आएंगे या फिर हम उसको इधर ले जाते हैं, x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 = √3x माइनस में x। इनमें दोनों में कॉमन करेंगे तो यहाँ 8 और x कॉमन करने पर √3 माइनस में 1 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 8, इधर ये गुणा में लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो ये √3 माइनस 1 = x। x का मान तो आ गया, लेकिन जब भी रूट वाली संख्याएं नीचे रहती हैं यानी हर में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। तो परिमेयीकरण का मतलब क्या है, जो संख्या नीचे लिखी है उसी का ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और चिन्ह को बदल करके तो √3 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 + 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान आएगा, ऊपर तो 8 का √3 + 1 में गुणा होगा, लेकिन नीचे एक में जोड़े हैं एक में घटाए हैं तो यहाँ लगता है वर्गांतर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 का स्क्वायर 1, यानी a² - b² लगेगा। x का मान आएगा यहाँ से 8 और √3 + में 1 अपान में 2, 2 से भाग लगाओगे ये 4। x का मान कितना आ जा रहा है, 4 √3 + में 1, और इतना हमारा क्या जाएगा, मीटर। यानी x का मान अभी आया है, अभी हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, सिर्फ x का मान आया है ये। अब हमें क्या करना होगा, अगर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 + x करना है, और x का मान यदि यहाँ रख दें हम लोग तो क्या आ जाएगा, दोनों भवनों के बीच की दूरी आएगी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग रखेंगे। तो अगर हम लोग x का मान उठा करके यहाँ रखते हैं तो क्या जाएगा, y का मान आएगा। तो x का मान हम लोग रखते हैं, x का मान समीकरण पुनः 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर जब यहाँ रखेंगे देखिए क्या आएगा, y बराबर में √3 इंटू में x का मान कितना है, x का मान 4 और √3 + में 1 है। अब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा कर देते हैं तो y बराबर कितना आएगा, ये √3 का 4, √3 गुणा कराएंगे 3 होगा, और 3 का 4 गुणा करेंगे 4 × 12 हो जाएगा, प्लस में इस √3 का यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4√3, या √3 का वैसे भी गुणा करते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, y बराबर में अगर हम 4 कॉमन करते हैं तो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, √3
और प्लस में 4 तिहाई 12, 4 कॉमन यहाँ से आ जाएगा और 4 तिहाई 12 यहाँ से 3 और ये मीटर। तो अब इसको हम इधर मिटा सकते हैं। तो y का मान आ गया एग्जैक्ट हमारे पास कितना, y का मान आएगा 4√3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा y का मान। लेकिन हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि y का मान रखने पर यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ लिखोगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना है, BD, यानी BD है और BD में क्या है 8 प्लस में x है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 प्लस में x का मान कितना है 4 और √3 प्लस में 1 था, यहाँ से x का मान। इन दोनों में अगर 4 कॉमन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम लोग 4 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस में यहाँ पर √3 और प्लस में 1, तो यहाँ पर 4 और √3 प्लस में कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आप सभी को। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, ये एकदम इस तरीके से आपको प्रॉपर करना है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से खास बातें यहाँ पर फिर समझने वाली है कि दोनों के मान क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं दोनों का मान सेम ही आएगा। क्योंकि अगर ये 90 है तो ये 45 है, ये 45 से भी कितना आएगा 45। अब आपको पता है कि अगर कोण बराबर हैं तो कोण के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। अगर इसके सामने जितना भी ये आएगा ना, ये पूरी लंबाई उतना ये ही आएगा। अब यहाँ पर भी ये सिद्ध भी होता है कि दोनों लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर। क्योंकि 45 बन रहा है, इसका मतलब 45 ये है, 45 ये भी होगा। अगर कोण समान है तो भुजा भी क्या होती है, समान। तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, दोनों इस तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग आसानी से और ध्यान से देखिए और करिए। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न आपको आएंगे, हालांकि ये दोनों आपको यही करना होता है, चाहे इसको करो आप चाहे इसको करो, अथवा में आता है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको दोनों हल करा रहे हैं। तो अगला कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि पर कहीं बिंदु है, उस बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। यानी पहले हमारे पास में यहाँ कहीं एक बिंदु P है, कह रहे हैं कि एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारा क्या है 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। अब 10 मीटर ऊंचे भवन के और इस बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ सॉरी 45 होगा, इतना है लिख लेते हैं। इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री है। मतलब ये हमारे पास 30 डिग्री है। फिर क्या कहता है, फिर ये कहता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। मतलब इसी भवन की ये शिखर है, शिखर से यहाँ एक ध्वज लहरा रहे हैं। ये समझने के लिए इसे बना दे रहे हैं, आपको बनाना ना नहीं है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है ध्वज लहराया रहा है। अब कह रहे हैं कि इस ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है। इसके ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण यही से बिंदु P से ही ये कितना है 45 डिग्री है। तब आपको ये बताना है कि ये ध्वज दंड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। हमको ये लंबाई ज्ञात करना है। नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये x मीटर है, ध्वज दंड की लंबाई है, और इसके आधार को हम लोग मान लेते हैं कि y मीटर है। इसकी मानना जरूरी है। ये P है, इसको मानते हैं Q है, और ये R है, इसको हम मानते हैं S। अभी भी आपको 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक तो हमारे पास छोटा है PQ R है, एक हमारे PQ S है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पर 2 बार हम लोग यूज करेंगे एप्लीकेशन लगाकर ट्रिग्नोमेट्री का, अपने आप आ जाएगा, ठीक ना। तो हमसे क्या कह रहा है, इसकी दूरी याद करना है, बिंदु P से भवन की दूरी, y का मान याद करना है, और इस ध्वज दंड की लंबाई याद करना है, यानी x और y के मान याद करने। अब क्या नहीं पता है तो आप लोग मानोगे, माना ध्वज दंड की लंबाई
ध्वज दंड की लंबाई x मीटर तथा बिंदु P से भवन के बीच की दूरी y मीटर है, ये हमने मान लिया। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे इन ट्रायंगल, एक छोटा वाला हमारे पास क्या है PQR, इन ट्रायंगल PQR में जब हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लंब आधार है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 10, आधार कितना है y, तो 10 बटे y, tan 30 का मान 1/√3, त्रिज्या गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर कितना 10√3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपको √3 का मान दिया है, यहाँ रख लेना है और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि हम रखते भी हैं तो यहाँ पर y का मान 10 × 1.732, 10 से गुणा कराएंगे तो 1 दशमलव हमारे पास क्या चलेगा राइट साइड जाएगा, तो y का मान आएगा 1732 मीटर, यानी 17.32 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा किसके। अब यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा y है, y क्या है P से भवन के बीच की दूरी है, तो P से भवन के बीच की दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास में 17.32 मीटर आ जाएगी। अब दूसरे बार हम लोग ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल PQS में, इसमें क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री है, और पूरा हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा, यानी QS है, QS में हमारे पास में 10 प्लस क्या होगा x अपान में क्या हो जाएगा y, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ 10 प्लस कितना है x है अपान में y, y के इधर गुणा कराएंगे तो y बराबर में कितना हो जाएगा 10 प्लस x, y का मान यहाँ से रख देंगे हम लोग ये रखेंगे, y का मान ये नहीं रखेंगे, ठीक ना। y का मान आ जाएगा 10√3, चूँकि ये रखो बात एक ही है, और 10 प्लस में x का मान चाहिए तो इस 10 को इधर भेज दो, तो 10√3 माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू x, यहाँ 10 कॉमन करोगे तो √3 माइनस का 1 बराबर x। हमें √3 का मान रखना है तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 10, और √3 का मान 1.732 माइनस 1, 1.732 में से 1 घटाओगे तो x का मान यहाँ आएगा 10 × 1 में से 1 घट जाएगा 0 आ जाएगा 0.732, और 10 का गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 7.32 मीटर इज द राइट आंसर। इसका मतलब आपको अंतिम लाइनों में लिख देना है कि ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर, और हमारे पास P बिंदु से Q की दूरी कितना थी 17.32 मीटर, ठीक है ना। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो आइए देते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। आइए हम लोग बनाते हैं एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। तो ये हमने बनाया एक बर्तन जो कि उल्टे शंकु के आधार का है, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दिया है। इसकी ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसमें कहता है कि जो ऊपर से खुला है पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। अब इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाएंगी और शीशे की गोली की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बताओ कि इसमें कुल कितनी गोलियां डाली गई हैं। और इसमें कह रहा है कि जब इसमें हम गोलियां डालते हैं तो इसमें जितना भी आयतन होता है, जितना पानी होता है, उसका पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तब इसमें कुल कितनी गोलियां डाली गई हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे समझना है।
एक बार हम फिर से कहते हैं, एक हमारे पास बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है। हमने बर्तन बनाया उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसमें ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें कांच की गोलियां डाली जाती हैं जिसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि जब इसमें कांच की गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें जितना पानी होता है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो कितनी गोलियां डाली गई हैं? देखिए, पानी बाहर कितना निकलता है वो डिपेंड करता है कि जितना इसका क्या होगा, आयतन होगा। जितना हम डालते हैं किसी भी पात्र में, उसके द्वारा जो ही बाहर निकलता है हमारे पास में आयतन, वो हमारा क्या होता है, उसके डाला गया जो भी हमारा वस्तु होगा उसका आयतन, और जितना पानी बाहर निकलेगा, जो भी निकलेगा बाहर, उसका आयतन क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर समझना है, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर इसमें कितना पानी भरा है। तो यानी निकालेंगे हम लोग शंकु का आयतन। तो शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे शंकु में या शंकुआकार जो भी हमारा पात्र है इसमें कितना पानी है। तो शंकु का आयतन डायरेक्ट निकालते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई रहने दो, अभी इसको हो सकता है आ जाए कैसे, आर का मान 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 8 है। तो 1/3 5 का स्क्वायर 25 और गुणे 8, 25 गुणे 8 होता है 200, और पाई आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कुल हमारे पास इतना पानी भरा हुआ है। पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है जब इसमें हम कांच की कुछ गोलियां डालते हैं। तो हम पहले यहाँ कांच की एक कितनी गोलियां डालें पता नहीं है, लेकिन एक गोली जब डाले हैं तो एक गोली का आयतन कितना है, तो हम लिखेंगे कांच की एक गोली का आयतन, कांच की एक गोली का आयतन। अगर ये गोली है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 4/3 पाई पाई रहने दो, आर का मान कितना हो जाएगा, 0.5 का क्यूब करोगे तो 4/3 पाई, 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, और 3 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे तो ये हो जाएगा 0.125 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब हम इसमें कांच की ये गोली डालेंगे इतना ही आयतन तो बाहर निकलेगा पानी इसमें से। जब कह रहा जितना हम यहाँ पर जब गोली डालते हैं तो इसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। किसका, जो भी शंक्वाकार भाग में हमारा क्या होगा, पानी होगा, उसका आयतन 1/4 भाग निकलेगा। यानी जो 1/4 भाग निकलेगा और इसके आयतन क्या होगा, बराबर। यहाँ कितनी गोली डाले हैं, तो मान लो कि यहाँ पर n गोलियाँ डाले हैं, n गोली डाले हैं, n गोलियों का आयतन कितना होगा, n गुणे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन कितना है 4/3, और यहाँ पाई आर जो भी यहाँ पर आया है 1/5, और एक इसके बराबर होगा जितना इसका आयतन था शंक्वाकार पानी भाग जो भरा है 200 पाई, इसका 1/4 भाग क्या होगा निकलेगा, वही इसके आयतन के बराबर होगा। बस ऐसा ही आपको करना था। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, n का मान निकालना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा 200, और पाई से पाई भी काट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 200, और यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 4। और यहाँ देखें, अगर इसको हम हल करते हैं दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, तो ये 1000 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 125, तो 125 ऊपर हो जाएगा 1000, ये 4 चौक 16, 16 55 में कितना होता है 200, 16 85, 16 दिन 32 8 40, 16 का नाम 16 4 20, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा 200 हो जाएगा, और सॉरी 200 नहीं 2000 होगा, तो 1 जीरो से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना, n बराबर में 100। तो n बराबर में 100 यानी गोलियों की संख्या कितना हो जाएगी, तो ये हमारे पास में 100 गोलियाँ हो जाएंगी। गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 100। कितनी गोलियां डाली गई थी, गोलियां डाली गई थी हमारे पास में 100 गोली डाली गई थी। तो ध्यान रखना है कैसे हम लोग करेंगे यहाँ से। तो जब कभी भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई किसी पात्र में कोई भी वस्तु डालते हैं और उसमें से कोई भी वस्तु बाहर निकलेगा, तो जितना कोई सी वस्तु डालते हैं उसका आयतन जो होता है और उतना ही आयतन क्या होगा निकलेगा बाहर। तो दोनों का आयतन जितना गोली में डालने के बाद जो आयतन बचेगा वो और एक गोली का आयतन बराबर होगा। तो हमने क्या कर दिया, n गोलियों गुणा कराया और भाग कर दिया।
यहाँ पर 100 गोलियाँ डाली जाएंगी और यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, और यहाँ पर अंतिम प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, या मानते हुए कि सभी संपूर्ण मापन या उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, अंतिम वाला प्रश्न है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी एक गोलाकार कांच है। चलिए शुरू करते हम लोग, गोलाकार कांच बनाते हैं। ये गोलाकार कांच है, लेकिन गर्दन कैसी है इसकी, गर्दन है इसकी बेलनाकार, ये इस तरीके से। ये एक गोलाकार कांच तो है, लेकिन गर्दन कैसी है, बेलनकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई है 8 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, और गोले का व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक बच्चे ने इसका आंतरिक आयतन मापा है और वह रहा 345 घन सेंटीमीटर क्यूब। ये किसी बच्चे के द्वारा मेजरमेंट किया गया है। कह रहा है कि ये बताइए कि जो बच्चे के द्वारा आयतन निकाला गया है, क्या वो आयतन सही है कि वो गलत है, कि जो उसने ये मापन किया है, क्या मापन सही है कि मापन गलत है। आइए मापन गलत या सही कैसे चेक करेंगे हम लोग। चेक करने का आसान सा तरीका है कि हम खुद से आयतन निकालें और यहाँ पर मैच कराएं उसके आयतन से। अगर एग्जैक्ट आंसर आएगा तो इसका मतलब सही है, उसके द्वारा मापन किया गया है, और नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर दो आकृतियाँ, दोनों का आयतन अलग निकाल करके जोड़ देंगे तो बेलन का आयतन, तो यहाँ पर बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है। अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे बेलन की, तो आर निकाल लेते हैं या R1 कर लेते हैं, तो 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन क्या निकालना है, आयतन। आइए, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R² H, और यहाँ पाई का मान दिया है 3.14 गुणे R का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा कराएंगे 8 चौक 32, 8 3 24 और 25.12 घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ और सिर्फ बेलन का आयतन आया है। इसी प्रकार से हम लोग गोले का आयतन निकालेंगे, तो गोले का यहाँ पर दिया है व्यास। पहले हम गोले की निकालेंगे त्रिज्या। गोले का व्यास दिया 8.5 सेंटीमीटर है। अगर हम त्रिज्या यानी R2 की बात करते हैं तो 8.5 को अगर हम 2 से डिवाइड कराएं, दशमलव हटा दें, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये 17, या फिर ऐसे ही रहने दो, क्या ही दिक्कत है। ये अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा लाइट, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर R का मान। अगर हम रहने, इसका अगर त्रिज्या निकालते हैं तो 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम आयतन की बात करेंगे गोले का, तो गोले का आयतन ये तो 4/3 पाई R³। 4/3 पाई का मान है 3.14, इसका हम 3 बार गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8.5, 8.5 और 8.5। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा। इनको हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा, हल कर लीजिए आप लोग भी, रहने दो। ये आ जाएगा 300, कितना आया था गुणा करके बताओ। इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, इतना बड़ा कौन सा गुणा करेंगे भाई, ठीक है ना। आप लोग तो गुणा कीजिए, ये आएगा 321 दशमलव समथिंग।
चलो गुणा कर लेते हैं हम लोग भी, तो गुणा आप लोग भी कर लीजिएगा। 3 दूनी 6 से भाग भी करना है, और ये 85 का 3 बार 85 का गुणा करना है, यानी 8.5 8.5 8.5 गुणा करके 3.14 का भी गुणा करेंगे और हम लोग 6 से भाग कराएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है आपका गुणा, और यहाँ आएगा अगर हम लोग गुणा कराएं 19 दशमलव आ रहा है, सॉरी 28.34। अभी यहाँ 6 से आपको भाग भी करना पड़ेगा। 6 से भाग करेंगे तो ये 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, एक बचेगा, 6 दूनी 12 और 6 का नम 6 दशमलव और 6 छंग 36। अगर मान लो अपराध समझ से लिख भी देते हैं कि 321.3 समथिंग में कुछ आ जाएगा 3, हम इतना ही मान लेते हैं, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या करना है, ये आयतन और ये आयतन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लिखोगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर था गोलेकार बर्तन का आयतन, गोलेकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे हम लोग 321.3 अब प्लस में 25.12। अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पर 12 3 15 हो जाएगा, और ये 5 और 1 6 और 2 2 4 और 3.15, यानी समथिंग इसके बाद आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो उस बच्चे ने निकाला था 345 घन सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर 346 दशमलव समथिंग आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे जो बच्चे का आंसर है वो बच्चे का आंसर क्या है, गलत है। उत्तर क्या है उसके द्वारा परीक्षण जो भी किया गया वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे द्वारा निकाला गया है उसके द्वारा ये नहीं। तो यहाँ तक 2024-25 का पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर हो गया है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट में मॉडल पेपर के साथ में। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास भी शेयर करें। हम लोग ऐसे पूरा कंप्लीट तैयारी के साथ में इसको आगे के मिलते हैं। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।